नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी कम से कम साल भर तक सोशल गैदरिंग नहीं हो सकेगी और इसका इवेंट इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि कम से कम 50,000 करोड़ की ये इवेंट इंडस्ट्री जो है वो भूखों मरने के कगार पर आ जाएगी, क्योंकि कई करोड़ रोजगार इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं और कई करोड़ ही लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं। पहले सिर्फ इवेंट मैनेजर हुआ करते थे, मगर अब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री से जुड़कर अपने अपने फील्ड का काम अब व्यक्तिगत रूप से संभाल रहे हैं। और आप क्या ये भी जानते हैं कि आईफा अवार्ड, जिसे आप अपने घर की टीवी स्क्रीन पर बैठकर देखते हैं, वो भी ये इवेंट इंडस्ट्री ही, इवेंट जो कंपनियां होती हैं वो ही इनको करती हैं। तो जैसा कि आप ये जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि ये इवेंट इंडस्ट्री जो है कोविड-19 के बाद महामारी के दौरान इतने बड़े संकट में है। और ये जानने के लिए हमारे साथ अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो रावी इवेंट्स के एमडी हैं। आपका स्वागत है अग्रवाल जी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं सुमंगलम डेकोर के ही तरुण अग्रवाल जी। साथ ही साथ हमारे साथ यदु गोयल जी भी हैं, जो डायरेक्टर हैं सबसे पुरानी केटरिंग कंपनी के, जिसे माना केटरर्स के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो मनीष जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। तो इवेंट इंडस्ट्री से कितना पैसे का फेर घूमता है जिससे सरकारों को राजस्व की प्राप्ति होती है? राजस्व की प्राप्ति मतलब कि पहले तो आपकी इस वेबिनार और के लिए आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि इस तरीके की पहल आपने करी और निश्चित ही हमारी इवेंट इंडस्ट्री की चिंता आपने करी। तो इवेंट इंडस्ट्री का, जैसा कि आपने अपनी शुरुआती उद्बोधन में बताया कि 50,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार इस इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और मैं तो कहूँ कि इस पूरी इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो इवेंट इंडस्ट्री कई सारे की अलग अलग विभागों में या कई सारे डिविजन्स में है, जिसका कि एक बड़ा पार्ट वेडिंग इंडस्ट्री के रूप में देखा जा सकता है, एक बड़ा पार्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रूप में देखा जा सकता है, एक बड़ा पार्ट कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स के रूप में देखा जा सकता है। मतलब कि अगर ओवरऑल बात करें तो कहीं भी किसी भी चीज को अगर व्यवस्थित करने की बात आती है, किसी भी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की बात आती है, किसी भी उत्साह की बात आती है, किसी उल्लास की बात आती है, तो इवेंट मैनेजर सबसे पहला व्यक्ति होता है जो किसी के व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आता है। उससे ये पहली कड़ी प्रारंभ होती है और यही से व्यापार की उस कड़ी को प्रारंभ करते हैं, जहां से कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है इस पूरे व्यापार के साथ। आपका पहला प्रश्न था कि राजस्व की अगर हम बात करें तो अगर पूरे भारतवर्ष की जीडीपी में अगर हम देखें तो 57, लगभग 55 से 57% की सहभागिता जीडीपी में सर्विस इंडस्ट्री की होती है। और सर्विस इंडस्ट्री के अगर इवेंट मैनेजमेंट और इस तरीके के जो जितनी वेरिएंट मैंने बताए, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, एंटरटेनमेंट और वेडिंग्स, इसकी अगर हम भाग को देखें तो लगभग 20 से 22% की सहभागिता उस जीडीपी में 57% से 20 से 22% की सहभागिता इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग्स प्लानर इंडस्ट्री के रूप में देखी जा सकती है। प्लीज। लॉकडाउन खुल जाने की स्थिति के बाद क्या स्थिति रहेगी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल भविष्य का एक प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस तरीके का प्रश्न का उत्तर अभी देना कोई भी जल्दबाजी के रूप में देखा जा सकता है। और अभी वर्तमान समय में जिस तरीके की महामारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी एक सकारात्मक सोच और ऊर्जावान सोच के साथ हम अपने आप को खड़ा रखते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोग हैं और कहीं ना कहीं सभी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 200 देश जिससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो हमारी इंडस्ट्री तो बुरी तरीके से इससे प्रभावित हुई और उस प्रभाव को अगर हम भविष्य में देखें तो जरूर इस तरीके की आशा करेंगे कि जब कोविड-19 के प्रभाव से सब लोग दूर होंगे, इस महामारी से सब पूरी तरीके से तंदुरुस्त होंगे, तो हमारी इंडस्ट्री सेम तरीके से चलेगी। हाँ, लेकिन वास्तव में इस समय की वर्तमान स्थिति हमें ये सिखा गई है कि हमें आने वाले समय में किस तरीके के इवेंटों को, किस तरीके की व्यवस्थाओं को, किस तरीके की रक्षाओं को, किस तरह की सुरक्षाओं को अपने धंधे में लाना होगा। और मतलब सर्विस इंडस्ट्री पूरी तरीके से मतलब इसकी कमर इस समय वर्तमान में टूटी है और भविष्य की बात पे तो कुछ नहीं कह सकते। भविष्य जैसा भी होगा उसमें हम सुनहरा महसूस करते हैं। यदु गोयल जी,
यदुगोल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या लॉकडाउन खुल जाने के बाद ये इंडस्ट्री सरपट दौड़ेगी पहले के जैसे? मैम देखिए, पहले की तरह तो इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। ए टू जी जो है चीजें जो हैं वो बदलेंगी, और उनके जो तरीके हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन से लेके एग्जीक्यूशन से लेके मार्केट में बिकने तक सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। और वो सब बदलना हम सबको ही मिलके पड़ेगा, क्योंकि वो सब एंड ऑफ द डे हमारा ही है। तो दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं इस पॉइंट की कि वापस सब कुछ पहले जैसा होगा या पहले जितना भी होगा, अभी तो हम ऑनगोइंग सिचुएशन में है। पहले तो ये देखना है ये कंट्रोल कितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, उसकी अवेयरनेस जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों में बढ़ानी है। क्योंकि आप जैसे देश में रह रहे हैं, हम इसे भारत कहते हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अनएजुकेटेड भी हैं, और मैं कहूंगा कि जो एजुकेटेड हैं वो भी बहुत ज्यादा फॉलो जो है उल्लंघन करने की कोशिश भी करते हैं, विच इज वेरी बैड। तो पहले तो हमें इसी की जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैलाने की जरूरत है इंफॉर्मेशन की। तो कंट्रोल करने के लिए सारे लोगों को अपने ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। कंट्रोल जब ये हो पाएगा, जब ये रुक पाएगा थोड़ा, उसके बाद ही हम जो है सरकार के लॉज रेगुलेशन इन सबका वेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें डिजाइन होंगी कि कैसे करना है अब इसे एग्जीक्यूट। लॉ एंड उसका पालन करना तो अलग अलग बात रही, उसका पालन हमें करना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसके बाद लॉकडाउन जो खुल जाएगा उसके बाद की स्थिति कैसी रहेगी आपके हिसाब से? नहीं मैम, नहीं नहीं, पहले जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो कि मैं कहूँगा बहुत ज्यादा, जिसको हम डेप्रिशिएटेड कहते हैं, वैसे वैल्यू में मिलेगा हमें सारा बिजनेस। तो अब वो समझने की चीज है कि मतलब इसको कैसे फ्लरिश करना है, कैसे संभालना है। क्योंकि आपने जिस इंट्रोडक्शन के साथ इस पार्ट को स्टार्ट किया था कि हम कितनी लेबर, कितने लोगों के घर जो हैं इस इंडस्ट्री की वजह से चलते हैं, उनको आमदनी मिलती है इस इंडस्ट्री से, डेली वेजेस वाले भी हैं, सैलरी बेसिस बेस्ड भी हैं। तो अब वो ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत होगी। क्योंकि अब जैसे सरकार ने बोला तो है कि आप लोगों को, इन लोगों की फैमिली, मतलब बिजनेस होल्डर्स को, कि आप लोगों की फैमिलीज को सपोर्ट करना है, लेकिन कब तक? हम तीन जने भी जो बैठे हैं, वी आर नॉट बिलियनर्स समवेयर लाइक मतलब टाटा बिरला अंबानी, जो सालों साल बैठ के खिला लेंगे। इनफैक्ट ये लोग भी नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि ये भी मार्केट के पैसे से बिजनेसमैन है। तो वो एक समझना सिचुएशन को बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं विश यही करता हूं कि हम जिस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे उसी तरीके से कर पाए आगे भी। लेकिन मार्केट की कंडीशंस हर डाइवर्सिटी में कैसे सपोर्ट करती हैं, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न है आने वाले कुछ महीनों साल में। तो वो एक देखने की बात है। आपका कहना यह है कि एक ना एक दिन तो कुबेर का खजाना भी खाली हो ही जाता है अगर काम ना हो तो। मेरा जो सवाल तरुण जी है आपसे वो ये है कि तरुण जी, सरकार का कहना है कि अपने कारीगरों को, अपने मजदूरों को काम से ना निकालें। लेकिन ये जो स्थिति जैसा जिससे आप इस वक्त जूझ रहे हैं, इस स्थिति में अपने कारीगरों को, मजदूरों को सैलरी दे पाना कितना मुमकिन हो पा रहा है? गुड आफ्टरनून सोनिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों का एफर्ट कि आपने इंडस्ट्री के लिए सोचा और इंडस्ट्री के कुछ लोगों को यहाँ पर उनकी ओपिनियन जानने के लिए बुलाया। कमिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज अ वॉर लाइक सिचुएशन। आज हम लोग एक जंग की तरीके से सिचुएशन में है, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से भी खतरनाक सिचुएशन है। ये खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें हम अपने एनिमी को नहीं जानते हैं। ये एनिमी कौन है हम इसको नहीं जानते, ये अनसीन एनिमी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये मान के चलिए कि जैसे नॉर्म्स रहे हैं या नॉर्म्स बनते रहे हैं वही रहेंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। जहां तक अपने स्टाफ को हैंडल करने की बात है और सपोर्ट करने की बात है, मुझे लगता है यदु ने एक अच्छी बात कही थी, प्रैक्टिकल बात कही थी कि देखना होगा कितने समय तक। अगर आप मेरे से पूछें तो यस, हम पूरे एम्पैथी रखते हैं अपने स्टाफ के साथ और अभी तक और आगे आने वाले टाइम तक सपोर्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इस हमारी टीम से हम बने हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारी टीम का हर मेंबर उतना ही इम्पोर्टेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए जितना मैं इम्पोर्टेंट हूं या और कोई भी है। सरकार के है या ना के, आज इंसानियत के तौर पे भी
हम अपनी पूरी टीम को, एंसिलरी को, वेंडर्स को, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे दोनों पैनलिस्ट एग्री करेंगे कि हम लोग आपस में भी, हम लोग अपने सारे स्टेक होल्डर से डिस्कस ये कर रहे हैं कि इस बुरे समय से कैसे निकले। आज साथ ही निकल सकते हैं। आज मैं सोचूं कि मैं अलग हूं और स्टाफ अलग है, स्टाफ सोचे कि वो अलग है और कंपनी अलग है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग मिल करके इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और दैट इज द वे फॉरवर्ड। तो मैं आपको इसके लिए ऑन द रिकॉर्ड तो इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह पाऊंगा कि मैं अपनी स्टाफ को सैलरी दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि यस, मिल करके हम इस सिचुएशन से बाहर आने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हम सब लोग साथ हैं। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि जब तक आपका बन पड़ेगा आप अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, लेकिन उसके आगे आप नहीं जानते कि क्या होगा। तो ये तो कोई भी नहीं जानता है। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है अब कि ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इस दौरान सभी लोग इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री, खासकर आपकी इवेंट इंडस्ट्री को कितना वक्त लगेगा इससे उबर पाने में? इसका तो सीधा एक ही प्रश्न है कि पहले तो कोविड महामारी से हम लोग बाहर आए, उसके बाद फिर हमारी किस तरीके की डिमांड मार्केट्स में है, क्योंकि अभी हमें लगता है कि लगभग अभी हम 6 महीने तो पीछे हैं। 6 महीने को हम इसमें आकलन कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने हमारे ये सीधे कोविड महामारी के गए, और अगर लॉकडाउन खुल जाता है 30 मई के बाद से, तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को रिवाइज होने में कम से कम भी 6 महीने लगेंगे, और उसको यथावत पटरी पर लाने के लिए पूरा 1 साल के आसपास हम देखते हैं। अगर 30 मई को हमारा लॉकडाउन खुलता है तो, और सब कुछ खत्म होता है और सब यथावत स्थिति में आता है तो। लेकिन अक्टूबर नवंबर तक सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती है, तो किस प्रकार उबर पाएगा? बस वो तो उसके लिए हम सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। सरकार से हम गाइडलाइन मांग रही है हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री गैदरिंग की इंडस्ट्री है। तो हमें तो चाहे छोटा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, चाहे वेडिंग हो, किसी में भी गैदरिंग होती है, तो उसके लिए सरकार से हमने लगातार मांग करी है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ दिशा निर्देश हमने मांगे, या केंद्र सरकार भी एक कॉमन गाइडलाइन दे सभी इवेंट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और वेडिंग इंडस्ट्री के लिए कि कितनी गैदरिंग किस शर्तों के साथ हम इकट्ठी कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा और किस प्रकार की परमिशन हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तरुण जी, आपको क्या लगता है कि सोशल गैदरिंग जब कम होगी तो इवेंट भी छोटा होगा, इवेंट छोटा होगा तो पेमेंट भी बहुत छोटा होगा, तो आप अपने मजदूरों के साथ और आप खुद भी कैसे सरवाइव करेंगे? देखिए, अभी इस बारे में अगेन जैसे सब लोगों का कहना है कि गाइडलाइन जब तक नहीं आ जाती हैं, जब तक कहना मुश्किल है कि कितना साइज ऑफ द इवेंट्स क्या होंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के बजट्स में कोई फर्क आएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि स्पेशली वेडिंग्स की मैं बात करूँ, वेडिंग्स एक एस्थेटिक्स का बिजनेस है, टेस्ट का बिजनेस है। टेस्ट का बिजनेस मतलब ये है कि ओवरनाइट टेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा लोगों का, कि कोई अच्छे से कम अच्छा मांगने लग जाएगा। हाँ, स्केल ऑफ द इवेंट छोटा हो सकता है, तो स्केल ऑफ द इवेंट में रिसोर्सेज भी कम लगेंगे। बाकी सर्वाइवल की अगर आप मुझसे पूछें, हाँ, अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बहुत पेन है इंडस्ट्री में, बट मिड टर्म में मैं रिवाइवल भी देखता हूँ। मिड टर्म से मेरा मतलब होगा नवंबर, दिसंबर एंड फर्दर मिड टर्म में मैं रिवाइवल देखता हूँ, और लॉन्ग टर्म में मैं कंप्लीट रिवाइवल देखता हूँ, बाउंस बैक देखता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स देयर विल बी द न्यू नॉर्म, नए नॉर्म्स होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन नए वर्ड्स होंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी मोस्ट पैरामाउंट होगी, लेकिन सर्वाइवल मुझे लगता है अभी तो पेन है, लेकिन लॉन्गर रन में मुझे तो ठीक ठाक बाउंस बैक दिखता है इंडस्ट्री में। मनीष जी, कई लोग ये बात भी कह रहे हैं कि इतनी बड़े संकट से हम उबर कर आ रहे हैं, तो हमें अपने बजट जो है, जो अपना चार्ज है, वो बढ़ा देना चाहिए। तो उससे आप कितने सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है सही? देखिए, ये तो सीधी बात है कि जितना बड़ा इवेंट होगा उतना बड़ा बजट होगा। अगर इवेंट भी छोटा होगा तो हमारा बजट भी छोटा होगा। और तरुण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें सेफ्टी की बात भी करनी पड़ेगी, हेल्थ की बात भी करनी पड़ेगी। ओवरऑल सब चीजों को हमें पूरी इंडस्ट्री में देखना पड़ेगा। और हम बात करें, हम तो एंटरटेनमेंट, अगर वेडिंग मतलब अगर इवेंट इंडस्ट्री में बात करें, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, हैप्पीनेस की इंडस्ट्री की बात करें, तो लोग ना, मुझे लगता है कि जिस तरीके, मैं मतलब एक सुनहरा भविष्य देखता हूँ, अगर तरुण जी मेरी बात से एग्री हो तो, क्योंकि लोग जिस तरीके के तनावपूर्ण वातावरण से जब बाहर आएंगे, तो हम जैसे इवेंट्स मैनेजर्स के लिए ज्यादा सुनहरे अवसर होंगे, चाहे वो छोटी गैदरिंग के रूप में हो, चाहे वो एक सरकार की गाइडलाइनों के हिसाब से गैदरिंग के रूप में हो।
क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट करेंगे, अपने आप को हल्का करेंगे, अपने आप को एंटरटेनमेंट महसूस करेंगे, तो इसके लिए उस समय पर मुझे लगता है कि इवेंट्स मैनेजर की बड़ी उपयोगिता रहेगी। क्योंकि एफएमसीजी, अगर हम कंपनियों की कॉन्फ्रेंसों की बात करें, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीट की बात करें, जिसका कि बड़ा भाग इवेंट इंडस्ट्री करती है, तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब जिसमें एफएमसीजी की हम जितने भी बड़े लीडर्स के लिए हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीट करते थे या उनकी एजुकेशन के लिए हम कुछ काम करते थे, तो मुझे लगता है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि इस टाइप की इंडस्ट्री पर कोई बहुत असर नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, जो इंडस्ट्री में वास्तव में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या निर्माण इंडस्ट्री हो, इस टाइप की इंडस्ट्री पे जो असर पड़ा है, इसकी जरूर आने वाली मीट, कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्क्लेव पे जरूर असर होगा। और मुझे लगता है कि एक बड़ा सेक्टर मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस का होता था, तो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में भी मुझे इस तरीके से कि उस पर भी कोई बहुत असर आने वाला, हाँ ये जरूर है, क्योंकि गैदरिंग पर या उसके लोगों के इकट्ठा होने पर जरूर संख्या पर कम ज्यादा होगा, लेकिन वो भी यथावत चलेंगे, छोटे या बड़े रूप में हम चलते रहेंगे, ये मुझे मेरा विश्वास है। यदु गोयल जी, आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हुई हैं, तो उसका कोई निष्कर्ष वगैरह कुछ निकला? मैम देखिए, निष्कर्ष की तो मैं जब तक बात करूं, अभी तक तो जिस ऑनगोइंग सिचुएशन में उसी का निष्कर्ष नहीं निकला, तो हमारी मीटिंग का निष्कर्ष कैसे निकल सकता है। तो जैसे हम यहाँ, आप, मैं, भैया, मेरे दोनों बड़े, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही एक हमारा पैनल डिस्कशन जो है वहां पे भी हुआ था। और हम हर मीटिंग में अभी भी हमारा जो एक कोशिश है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस निकाल पाए। बट सॉल्यूशन तभी निकल सकते हैं कि जब, क्योंकि हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है जिसके हिसाब से हम चलते हैं, जिसे हम सरकार कहते हैं हमारी। तो जब तक उनकी गाइडलाइंस और ये सारी चीजें पास ऑन नहीं होंगी, जब तक ये सिचुएशन नहीं उभरेंगे सिचुएशन से, तब तक कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बेसिकली अभी तक उसके बारे में कुछ भी कहना या डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक वो वाली बात है। सोनिया जी, इस पर जवाब मैं देना चाहूंगा। सोनिया जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूँ, जवाब दीजिए। आप बहुत अच्छी बात यदु ने कही कि अभी इस बीमारी का ही सॉल्यूशन नहीं निकल पाया तो हमारी मीटिंग का क्या होगा। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके की वेबिनार इवेंट और वेडिंग इंडस्ट्री ने की थी, वो अपने आप में बड़ी थी और आगरा ने एक बड़ा इनिशिएट किया है। और उस इनिशिएट को मुझे लगता है कि देश भर के तमाम बड़ी हमारे से रिलेटेड इंडस्ट्री के लोगों ने स्वीकारा है। तरुण जी आपकी इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और तरुण जी का ये सोच थी, तरुण जी का ये विचार था जिसको कि सभी ने स्वीकारा और एक मत से कहा कि हर दिन सुख जैसे विचार को हमने यहाँ पर दिया है। जैसा कि हम देखते हैं कि 50 से 60 पूरे साल के अंदर अगर 365 दिन है, तो 365 दिन में 50 से 60 दिन खाली सालकों के होते हैं। उन सालकों के दिन में क्या ये संभव था कि हम अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ लगाकर पूरे साल का धंधा कमा पाए? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा था। और हम ये भी देख रहे थे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो धंधा गया वो इसी अनएजुकेशन की वजह से गया कि लोग जागरूक नहीं है, एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हर दिन शुभ है। तो भारतीय शास्त्रों के अनुसार जब हर दिन शुभ है तो हम उसकी क्यों नहीं स्वीकारता बनाते हैं। इसी स्वीकारता को लेकर हमने काम करा और उस सेमिनार में बहुत अच्छे बिंदु आए। मतलब कैटरर्स ने अपने लेवल्स पर अपने विचार रखे, डेकोरेटर्स ने कैसे आगे वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन की बात करेगा, वेन्यू ओनर्स भी उसमें थे, वेन्यू ओनर्स ने बहुत अच्छी बात करी, सेफ्टी की बात करी, सिक्योरिटी की बात करी, और भी बहुत सारे विषय पर विचार अलग अलग तरीके के आए। मुझे अगर लगता है कि प्रमुखता जो अभी बिल्कुल नई इस समय पर जो माहौल है, उस माहौल को देखकर जो एक कैटरर्स ने विचार रखे थे, कहा था कि पत्तल का खाना जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ा मैनेज कर सकता है, क्योंकि पत्तल के खाने में हम जहां पर चेयर रखते हैं वहीं पर आदमी बैठता है। और एक हमारे आगरा के वरिष्ठ कैटरर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा कि हम अपनी कैटरिंग के मेन्यू को भी हम छोटा करेंगे, सादा करेंगे। मतलब कि उसमें हम अपने कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम उस मेन्यू के उसके कॉस्ट को, केरल का उदाहरण दिया था। दूसरा, हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जुड़े हुए भाई ने बड़ा अच्छा सुझाव रखा था कि इंटरटेनमेंट भी अब स्क्रीन पर होंगे। मतलब कि अगर इस तरह की सिचुएशन रही, हमें गैदरिंग नहीं ज्यादा करनी है, हमारे पास लिमिटेशंस होंगी लोगों की एक जगह पर इकट्ठा होने की, तो बड़ी स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। किसी बॉलीवुड आर्टिस्ट को हम हायर कर सकते हैं जो उस समय पर लाइव होगा। और एक बहुत अच्छा विचार एक वेन्यू ऑनर ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों को जिस तरीके से कार्ड देते हैं, उसमें हम एक वेब का एक लिंक देंगे, जिससे कि हमारे शुभचिंतक, हमारे मित्र, हमारे इष्ट मित्र अपने घर
घर पर बैठकर भी हमारी शादी को लाइव देख सकते हैं। ऐसे तमाम विचार, तमाम सोच उस वेबिनार के माध्यम से आई थी। और इसके साथ ही हमने एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी किया है, जिसमें कि हम अपनी तरफ से कुछ नाइंस और कुछ अपनी मांग क्या कहें, कुछ सजेशंस है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री बड़ी होगी और अर्थव्यवस्थाएं अच्छी होंगी, हमारा देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होगा। इसके सुझाव के लिए हम सरकार को बड़ी जल्दी से ही अपनी तरफ से मेमोरेंडम देने वाले। धन्यवाद। ठीक है तरुण जी, जैसे कि आपने ये सुझाव दिया कि हर दिन शुभ है, जिसमें पंडित जी, हमारे इवेंट इंडस्ट्री के अंदर पंडित जी का बहुत बड़ा रोल होता है और हमारे जितने भी सहालक और सीजन होते हैं उनके निकलने का जो वो टाइम है वो पंडित जी तय करते हैं। तो आपने ये सुझाव दिया कि हर दिन शुभ हो, जिसमें पंडित जी का कोई रोल नहीं बचता लग रहा है मुझे। लेकिन मेरा सवाल दूसरा ये है आपसे कि आप इवेंट डेकोरेशन इवेंट का भी काम करते हैं, तो ऐसे में डेकोर जो फील्ड है वो कितनी प्रभावित होगी कोविड-19 के चलते? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं मनीष भाई को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उन्होंने इतनी अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया। और इस हर दिन शुभ का जो मैसेज है वो आपके चैनल के थ्रू और लोगों तक पहुंचेगा, और जो मुझे लगता है बहुत ही रेलेवेंट मैसेज है, क्योंकि भगवान के बनाए हुए दिन है। हम लोग सब लोग भगवान को मानते हैं, भगवान के बनाए हुए दिन है और हर दिन शुभ है। और जैसे किसी ने इंडस्ट्री में मेरे से कहा था कि जब मरने का दिन नहीं और जीने का दिन नहीं तो शादी करने का दिन क्यों। और पंजाब का भी एक एक्सपीरियंस आया था कि पंजाब में सारी शादियां संडे को होती हैं, तो क्या पंजाब में शादियां चलती नहीं है? फॉर दैट मैटर और भी कम्युनिटीज की अगर हम बात करें तो क्या शादियां नहीं चलती हैं? सब शादियां होती हैं। क्या क्रिश्चियंस के शादियां नहीं होती हैं या हमारे मुस्लिम वेडिंग्स नहीं होती हैं? सब शादियां चलती हैं। तो पहली बात तो इस मिथ को ब्रेक करना, हर दिन शुभ को इसलिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया कि हम अपने कस्टमर को भी, अपनी इंडस्ट्री को भी और हर लोगों को, सबको बता पाए कि दिन कोई बुरा अच्छा नहीं होता, दिन की कन्वीनियंस होती है। हर दिन अच्छा होता है अगर आपको कन्वीनियंट है तो। आपके कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने मुझसे पूछा कि इंडस्ट्री, सॉरी आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे अपना? मेरा सवाल ये था कि डेकोर इंडस्ट्री कितनी प्रभावित है कोविड-19 से? देखिए टू आंसर टू दैट, हम लोग एक इकोसिस्टम में काम करते हैं। एक वेडिंग इवेंट्स का एक इकोसिस्टम है। मनीष भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन आपको किया था कि इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, एक माइस हो गया और एक वेडिंग हो गया। और इस इकोसिस्टम के अंदर हर एलिमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। यस, अगर पूरा इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी तो डेकोर भी इम्पैक्ट होगा, ये एक ऑब्वियस रीजन है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिब्रेशंस। हम लोग एक सेलिब्रेशंस के बिजनेस में हैं। हमारे यहाँ रोज त्योहार होते हैं। अगर आज कैलेंडर निकाल के देखेंगे तो रोज त्योहार है, रोज अच्छे दिन है और रोज सेलिब्रेशन है। तो इस सेलिब्रेशन बिजनेस को ज्यादा देर तक हम लोग इसको रोक नहीं पाएंगे। और मैं एक प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के बिजनेस में हूँ। बाकी हम सब लोग हम लोग एक एक्सपीरियंसेस देते हैं, एक खुशी के एक्सपीरियंसेस देते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं एस्थेटिक्स के बिजनेस में हूँ, मैं डेकोर के बिजनेस में हूँ। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप अपना घर सजाना बंद कर देंगे क्या कोरोना के बाद? क्या आप अपने घर को सुंदर नहीं रखना चाहेंगे क्या? क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपने एरिया को अच्छा नहीं रखना चाहेगा? जब हम अपने घर को सुंदर रखेंगे, जब हम अपने एरिया को सुंदर रखेंगे तो शादियों को भी सुंदर बनाएंगे। हाँ, ये हो सकता है उस शादी में 50 लोग आए, ये हो सकता है उस शादी में 500 लोग आए, लेकिन डेकोर इंडस्ट्री का कोई एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। व्हाट आई नो इज हमारी इंडस्ट्री इज हियर। हम लोग एक प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस एस्थेटिक्स के बिजनेस में है और ये यहाँ रहने वाला है। इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में आ सकता है, लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी इंडस्ट्री विल गो लीप्स एंड बाउंड। आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे कंप्लीट करने ले दीजिए। आप लोगों के माध्यम से मैं, जो लोग भी ये देख रहे हैं, शादी जिनके घर में है, आप लोग निराश ना हो। ब्राइड्स को कहना चाहूंगा, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। मनीष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस समय छोटे जो वेडिंग प्लानर्स है उनकी हालत के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, वेडिंग प्लानर जो छोटे हैं उनके आगे निश्चित ही एक बड़ी समस्या है। लेकिन जो बड़े वेडिंग प्लानर हैं, बड़े मतलब जिनके पास बिजनेस बड़ा है, उनके पास ज्यादा बड़ी समस्या है। क्योंकि छोटे को ना सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन चलाना होता है। व्यक्तिगत जीवन चलाने के लिए उसके बहुत ज्यादा मेन पावर जैसा स्टाफ नहीं होता है,
उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब अगर हम वेडिंग प्लान की बात करें तो कोई भी अगर युवा अपने आप को उस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके पास एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के नंबर्स होने चाहिए और उसकी इंडस्ट्री में बात होनी चाहिए। ये इतने से छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है इस इंडस्ट्री। क्या कोविड-19 के दौरान उनकी हालत ठीक है, वो ठीक कमा जाएंगे या वो उनको हालत खराब हो जाएगी? नहीं, मुझे क्या लगता है कि चूंकि उनके इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे हैं, व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट है, वो छोटे इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा कठिनाइयां नहीं आने वाली। और वो अभी भी जो पिछले दिनों में पिछले सालों में जो उन्होंने अर्न करा है, क्योंकि भारतीय व्यक्ति के स्वभाव में पैसा जोड़ने की परंपरा है, तो जो उसका जुड़ा हुआ पैसा है वो उसके लिए काम आएगा। लेकिन बड़ा व्यापारी जो है, इसमें बड़ा वेडिंग प्लानर उसको कहीं ना कहीं कष्ट है उसके साथ। यदु जी, चलते चलते एक सवाल आपसे भी ले लेती हूँ कि बैंकेट हॉल अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, बैंकेट हॉल से पैसा क्लाइंट वापस मांग रहे हैं, तो क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? मैम देखिए, ये घटनाएं सभी के साथ ही हो रही हैं, सिर्फ बैंक्वेट हॉल्स तक सीमित की बात नहीं है। अब जैसे मैं केटरिंग मेनली जो काम करता हूँ वो केटरिंग का काम है, बैंक्वेट हॉल्स भी हम चलाते हैं, वो भी एक अलग हमारा बिजनेस है। हमसे दोनों चीजों में मांगा जा रहा है पैसा वापस, लेकिन उसमें कस्टमर कितना सेंसिबल है वो डिपेंड करने वाली चीज है। जैसा कि अभी अभी तरुण भैया ने ही बात की, मैं उसी बात से आपको एग्जाम्पल उठा के देना चाहूंगा। जो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं डेट जो पंडित जी ने दी हैं उन्हीं डेट पे निर्भर करते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट से ऐसी बात हुई कि जिन्होंने जो अभी सिर्फ वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने का, और जो बहुत पॉजिटिवली अपनी शादी को लेके डिसाइड करके बैठे हैं कि नहीं हम करेंगे, हम 50 जनों के साथ कर लेंगे। ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं कि जो ऑलरेडी हमसे मतलब डिमांड कर रहे हैं, हम उनका पैसा वापस जितनों को कर सकते हैं उनको कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका पैसा आखिरी दिन तक उन्हीं का है अंटिल द वर्क इज डन, सबसे पहली चीज। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपने लैपटॉप वगैरह, आपने न्यूज पे देखा होगा कैसे शादियां हो रही हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पे, तो वैसे उसको ऑपरेट कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी लेजिटिमेट थिंग टू डू। तो बट ठीक है, अब वो सब सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस को डिराइव कर रहे हैं, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक पॉइंट मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि इस जो हम एक उस पे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं, वीडियो कॉल पे हैं, और आपका जैसे मोटिव है आप इसे आगे रिलीज करेंगे कि जने कोई भी, जैसे हमारी शादी में सबसे बड़ा नेतृत्व हिंदू शादी में पंडित जी का होता है, तो वो कोई भी ऑफेंड ना हो इस बात से। जैसे कि हमारी बात में निकल के आया था कि ये डेट वाला जो हर दिन शुभ वाली चीज जो अभी हमने डिस्कस की थी एक इस मैटर को, तो पंडित कहीं ना कहीं ऑफेंड ना हो। हम सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं, डेट और शादी कराना दो अलग अलग चीजें हैं पंडितों के लिए, तो हम सिर्फ डेट को अपने हिसाब से डिसाइड करने की बात कर रहे हैं, बाकी पूरी शादी वो ही कराएंगे। अभी भी सारी जो रस्में हैं सब कुछ है वो उन्हीं के हिसाब से ही होगा, तो कोई भी मनीष भाई पॉलिटिकली करेक्ट हो गया यदु, इसको पॉलिटिक्स में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और लगातार धंधा बढ़ जाएगा। जो पंडित हैं जो शादी और संस्कारों के काम करते हैं वो ऑलरेडी हमारी इन बातों से कहीं ना कहीं अपनी सहमति जाहिर कर चुके हैं, और तुमने बहुत बहुत खूब तरीके से अपनी बात भी रख दी कि उनकी उपयोगिताएं तो शादी में उतनी ही बनी हुई हैं। हम शादी में उनकी उपयोगिताओं को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत खूब, तरुण जी अपनी बात करें प्लीज। नहीं, बस थैंक यू सो मच। मैं बस यदु को ये बता रहा था कि उनका भी बिजनेस हमारी तरह बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास भी 4-4 बुकिंग होती है एक एक दिन में जब सेम डेट होती है, तो मुझे लगता है एडवांटेज सबका है, पूरी इंडस्ट्री का है, और ऑफ कोर्स हर आदमी अपना काम करेगा। ओवर टू यू सोनिया जी प्लीज। हमारे पास जैसे समय कम है, लेकिन आप लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से ये इंडस्ट्री मिलकर और जुलकर काम कर रही है, किसी को भूलना नहीं चाहती है साथ में, और ये इंडस्ट्री आगे बढ़कर इसलिए भी काम कर रही है, और इस इंडस्ट्री से सरकारों को बहुत मोटा राजस्व मिलता है, तो सरकारों को इनके लिए जरूर सोचना चाहिए। आपने हमारा अभी तक की सीरीज देखी होगी, हम फोटोग्राफर्स के ऊपर ये सीरीज लेकर आते रहे हैं, तो हमें कई तरीके के फोन कॉल्स आ रहे थे कि हम
हम और इंडस्ट्रीज को भी इसमें जोड़ें जो कोविड-19 से इफेक्टेड हैं। तो जैसे कि इन्होंने तरुण जी ने हमको बताया कि हर दिन शुभ को जैसे स्लोगन के साथ हम चल सकते हैं, जैसा कि आप तमाम दुनिया भर में होता भी है। तो हिंदू धर्म को भी वो हर दिन शुभ के उसको अपनाना चाहिए, पंडित जी को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और इस इंडस्ट्री के साथ साथ और तमाम बड़ी दिक्कतें ये जुड़ी हुई हैं कि इस इंडस्ट्री के साथ और भी तमाम लोग जुड़े हुए होते हैं, छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक, ड्राइवर से लेकर और एक खाना परोसने वाले तक, हर तरीके का तबका इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये इंडस्ट्री आगे काम कैसे करेगी, इन लोगों ने हमको अपने साझा किए, अपने जो विचार हैं कि किस तरह से ये लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने हमको ये बताया कि हार मारने वाले तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर छोटा काम होगा, छोटी गैदरिंग होगी तो उसमें भी ये काम करेंगे। हालांकि जो पैसा है वो कम मिलेगा, जो इनकम होगी वो कम मिलेगी, लेकिन आगे बनाए रखने के लिए ये काम करते रहेंगे। सरकारों ने शराब की दुकानें तो खोल दी हैं जिससे उन्हें राजस्व की वसूली हो सकेगी। सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि ये लोग एक बहुत बड़ा स्तंभ बनकर सामने खड़े रहते हैं इकोनॉमी को, एक जो फेर घूमता है उसको घुमाने में। तो आपके सामने और भी हम इस तरह के शोज लेकर आते रहेंगे। फिलहाल ये इवेंट इंडस्ट्री के ऊपर हमारा खास प्रोग्राम था जिसमें हमारे साथ तरुण जी शामिल हुए, यदु जी शामिल हुए, मनीष जी शामिल हुए। तो इन सबका बहुत बहुत आभार। इन लोगों ने आकर अपने विचार रखे, इस इंडस्ट्री के बारे में हमको बताया। बहुत सारे लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि 50,000 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो जिससे सरकारों को राजस्व का वसूली होती है। तो आगे भी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए गिल्ली डंडा के शो के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।